नमस्कार। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के ताज़ा अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। आज के अंक में शामिल है किडनी में होने वाली पथरी का होम्योपैथिक पद्धति से इलाज, डॉक्टर दीक्षा भार्गव से ली गई भेंटवार्ता। विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस पर जानकारी, साथ ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस पर भेंटवार्ता डॉक्टर अजय चौधरी के साथ। श्रोताओं, आमतौर पर किडनी में बनने वाली पथरी दवाइयों की सहायता से यूरिन के जरिए बाहर निकल जाती है, लेकिन गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में बनने वाली पथरी ऑपरेशन के जरिए शरीर से बाहर निकालनी पड़ती है। किडनी में होने वाली पथरी का इलाज होम्योपैथी से कैसे किया जा सकता है, आइए सुनते हैं इसी विषय पर हमारे विशेषज्ञ से एक भेंटवार्ता। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीक्षा भार्गव। आप होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं और CGHS में कार्यरत हैं। आपसे बात कर रही हैं उषा। नमस्कार श्रोताओं, हमारा इस विषय पर आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि मानव शरीर में जो पथरी है वो क्यों बन जाती है, इसकी समस्या पैदा ही क्यों होती है? देखिए, मानव शरीर में जो पथरी है वो अलग अलग अंगों में बन सकती है। जैसे कि आम तौर पे ये गॉल ब्लैडर में बन जाती है, किडनी में बन जाती है। इसके अलावा पैंक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड में भी हो सकती है। जो मेन रीज़न है स्टोन्स होने का वो होता है कि जब हमारे अंदर फ्लूइड्स की कमी है और मिनरल्स और सॉल्ट्स की एक्सेस हो रही है। पर अलग अलग स्टोन्स अलग अलग सॉल्ट से बनते हैं। जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स की जो फॉर्मेशन है वो फैट से होती है, कोलेस्ट्रॉल से होती है। लेकिन जो हमारे किडनी में स्टोन्स पाए जाते हैं उनकी जो फॉर्मेशन है वो कैल्शियम सॉल्ट से होती है। देखिए, मेनली जो किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन है उसके बहुत सारे रीजंस है, बट जो मेन रीजंस है उसका है पानी कम पीना, पानी का सेवन कम करना या पानी की कमी होना। हमारी जो किडनीज है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं और फिल्टर करके जितने भी टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको ब्लड से निकालकर यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकालती है। लेकिन जब यूरिन कंसंट्रेट होने लगता है, यानी कि अगर यूरिन में पानी की कमी हो रही है, तो उस समय पे जो ऑक्सालेट सॉल्ट्स हैं या जो फॉस्फेट सॉल्ट्स हैं वे किडनी में ही कैल्शियम के साथ कंबाइन हो जाते हैं और कैल्शियम ऑक्सालेट एवं कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स बना देते हैं। और फिर यही क्रिस्टल्स जुड़कर पथरी का आकार ले लेते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर्स है जो किडनी स्टोन से एसोसिएटेड है। जैसे कि अगर आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है पहले से किडनी स्टोन्स की, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड का सेवन करते हैं, शुगरी फूड का सेवन करते हैं, या लंबे समय से आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन से सफ़र कर रहे हैं, या आपको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जैसी बीमारी है, ओबेसिटी है, या एनिमल प्रोटीन का सेवन आप ज़्यादा करते हैं, या कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो किडनी स्टोन की फॉर्मेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। जी, आपने जैसे किडनी स्टोन पर बताया और इसके स्टोन के कई प्रकार भी बताए, तो हम आपसे जानना चाहते हैं होम्योपैथी खास करके किस प्रकार की पथरी का इलाज करती है, कैसे उसकी पहचान की जाती है, लक्षणों को कैसे पहचाना जाता है? देखिए, हम इस क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप आंसर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी कहाँ पे कारगर है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो है वो एक सर्जिकल प्रॉब्लम है। वहाँ पे होम्योपैथिक सिम्टोमेटिकली पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, हम पेशेंट के सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं, पर उसको दवाई के जरिए हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो रीनल स्टोन्स है, जो किडनी स्टोन्स हैं, जिनका साइज जो 7 mm तक है, वहाँ पे आप सर्जरी से बच सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन करके उनको विदाउट सर्जरी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। जी, तो इसी में हम जानना चाहते हैं कि जो इलाज की प्रक्रिया शुरू होती है ये किस प्रकार आगे बढ़ती है? देखिए, होम्योपैथिक में जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पेशेंट के सिम्टम को मेडिसिन के सिम्टम से मैच करके दिया जाता है। जिस मेडिसिन के सिम्टम सबसे ज़्यादा पेशेंट के सिम्टम से सिमिलर होते हैं, हम उसी मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं और उसी मेडिसिन को पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। होम्योपैथी में हम एक स्पेसिफिक मेडिसिन को नहीं बोल सकते हैं कि यही दवाई इस पेशेंट को रीनल स्टोन को ठीक कर देगी। होम्योपैथी में अनेक दवाइयाँ हैं स्टोन को ठीक करने के लिए, और ये दवाइयाँ अलग अलग सोर्सेज से ली जाती है। जैसे प्लांट किंगडम से, एनिमल किंगडम से, मिनरल्स से ली जाती है, सॉल्ट से ली जाती है, रेडिएशन से बनती है, नुसोट से बनती है। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन की ड्रग एफिनिटी भी होती है। यानी अगर राइट किडनी में आपको स्टोन है तो अलग दवाई दी जाएगी, और अगर लेफ्ट किडनी में स्टोन है तो आपको अलग मेडिसिन दी जाएगी।
होम्योपैथी में हम जितने भी पेशेंट के सिम्टम्स हैं उनको बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। पूरे पेशेंट के सिम्टम्स को लेके हम उसे इंडिविजुअलाइज करते हैं। उसके बाद हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी जो होम्योपैथी में खास है, कि जहाँ पे रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि पेशेंट को एक बार स्टोन निकल गया लेकिन 3 महीने बाद दोबारा किडनी स्टोन हो गया, ऐसे केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन रिकरेंट टेंडेंसी को कम करने में काफ़ी सक्षम है। जी, आपने जैसे बताया कि हम लक्षणों को पहचान के फिर इलाज करते हैं, तो इन लक्षणों की पहचान कैसे की जाती है? जाँच आदि किस प्रकार की जाती है? किडनी स्टोन्स के लक्षण की बात करते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो पेन होना, जिसे हम रीनल कॉलिक भी बोलते हैं। और किडनी स्टोन के पेशेंट को जो दर्द है वो तभी उठता है जब किडनी स्टोन मूव करेगा। अगर वो किडनी में मूव कर रहा है या वो किडनी से बाहर निकलकर यूरेटर में मूव कर रहा है या ब्लैडर में मूव कर रहा है, तभी होगा पेन, तभी उठेगा। और जो किडनी स्टोन का जो पेन है अक्सर एब्डोमेन, यानी जो पेट की जो साइड्स हैं जिसे हम फ्लैंक्स बोलते हैं, वहाँ से उसका ओरिजिन होता है और वो पेन फिर आगे एब्डोमेन के फ्रंट में रेडिएट करता है। और अगर आपको स्टोन किडनी से निकलकर यूरेटर में आ फंसा है तो वही स्टोन एब्डोमेन से नीचे ग्रॉइंस में जाता है। ग्रॉइंस यानी जो फोल्ड है हमारा थाई और एब्डोमेन के बीच का जो फोल्ड है उसे ग्रॉइन बोलते हैं, वहाँ तक वो पेन रेडिएट करता है। लेकिन अगर स्टोन आपके जो लास्ट पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट है, जैसे यूरिथ्रा है, वहाँ पर आकर फंस गया है, तो ये पेन आपको एब्डोमेन से स्टार्ट होकर जेनाइटल ऑर्गन्स तक भी रेडिएट कर सकता है। और पेन काफ़ी शार्प होता है, इनटॉलरेबल होता है। पेन के साथ पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन भी हो सकती है। इसके अलावा यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। यूरिन पास करते समय दर्द हो सकता है, यूरिन पास करते समय जलन हो रही है या यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। और अगर आपको किडनी स्टोन्स की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है तो आपको ठंड लग के फीवर भी आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हर केस में ज़रूरी नहीं है कि साइन एंड सिम्टम्स हो। काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दें तो एक स्टैगहॉर्न कैलकुलस होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, साइज़ में 20 mm तक का स्टोन होता है जो पूरी किडनी को ऑक्यूपाई कर लेता है। और उसकी जो शेप है वो हिरन के जैसे सींग होते हैं, एंटलर्स होते हैं, उसकी शेप में होती है। लेकिन क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा तो कोई पेन भी नहीं होता। और वो एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है कि आप अल्ट्रासाउंड किसी और बीमारी के लिए कराने गए हैं और पता चलता है कि किडनी में इतना बड़ा स्टोन है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई लक्षण हो किडनी स्टोन्स के, कभी कभी ये साइलेंट भी हो सकता है। लेकिन साइलेंट स्टोन्स भी हमारी किडनी को अंदर ही अंदर डैमेज करते रहते हैं, किडनी के टिश्यूज़ की स्कारिंग कर सकते हैं और अल्टीमेटली किडनी फेलियर तक में भी पहुंच सकती है। जी, तो होम्योपैथी में भी किस प्रकार की जांच, जो हम पूछना चाह रहे थे, की जाती है? जैसे एलोपैथी में एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, क्या होम्योपैथी भी इन तकनीकों का प्रयोग करती है? जी हाँ, होम्योपैथिक में भी वही तकनीक यूज़ होती है। डायग्नोसिस के जो टूल्स हैं वही हैं जो मॉडर्न साइंस में है, मॉडर्न हेल्थ में है। जैसे कि किडनी स्टोन्स का जो कॉमनली डायग्नोसिस है वो हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, एक्सरे केयूबी के ज़रिए या सीटी स्कैन केयूबी के ज़रिए करते हैं। मैक्सिमम केसेस में जो स्टोन्स हैं वो अल्ट्रासाउंड में ही कैच हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में उनकी लोकेशन और उनकी साइज़ पता चल जाते हैं। लेकिन अगर स्टोन आपको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में है तो वहाँ पे आपको एक्सरे केयूबी कराना पड़ सकता है। और सीटी स्कैन केयूबी हम तब कराते हैं जब आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा है डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के थ्रू, या आपको कोई और चीज़ उसकी लोकेशन कंफर्म करनी है या साइज कंफर्म करना, या कोई रेडियोलूसेंट स्टोन्स है यानी जिनकी शेडो एक्सरे पे नज़र नहीं आते हैं, तो उन स्टोन्स को डायग्नोस करने के लिए सीटी स्कैन केयूबी भी कराया जाता है। इनके अलावा आप यूरिन टेस्ट भी कराएंगे रीनल स्टोन्स के पेशेंट में। रीनल स्टोन्स के पेशेंट में जो यूरिन है उसमें आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, पस सेल्स अधिक मिलेंगे और कैल्शियम ऑक्सालेट के क्रिस्टल्स भी मिलेंगे। इसके अलावा हम किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है। ये इसलिए कराया जाता है क्योंकि हमें किडनी की हेल्थ की मॉनिटरिंग करनी है। अक्सर किडनी स्टोन्स की वजह से जो किडनी की हेल्थ है वो डैमेज हो जाती है। किडनी के जो पैरामीटर्स हैं वो डिरेंज हो जाते हैं, जैसे यूरिया क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो बढ़ने लग जाता है। तो कॉम्प्लिकेशंस को देखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमें केएफटी भी कराना पड़ता है। और एक टेस्ट अगर पेशेंट्स करा सकते हैं जो मैं सजेस्ट करूंगी कि जिन पेशेंट को रिकरेंट रीनल स्टोन्स हैं
उनको लैब एनालिसिस जरूर कराना चाहिए स्टोन का। यानी जैसे अगर आपको पथरी निकली है तो उस पथरी को कलेक्ट करके आप लैब में भेजें, उसका केमिकल एनालिसिस कराएं। और अगर आपको केमिकल एनालिसिस में पता चलता है कि वो स्टोन ऑक्सालेट से बना है या फॉस्फेट से बना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जी। डॉक्टर दीक्षा, अभी आपने साइलेंट स्टोन की बात कही, तो हम जानना चाहते हैं यदि इस तरीके के स्टोन जो कोई सिम्टम तो बता नहीं रहे हैं, इनको अगर नज़रअंदाज करके छोड़ दिया जाए तो इसके क्या दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ सकते हैं? देखिए, जो साइलेंट स्टोन है उसे हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। किडनी स्टोन की जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो है कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, कि यूरिन की पैसेज नहीं हो पाता। बॉडी में यूरिन तो बन रहा है लेकिन बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि अंदर ही अंदर जो किडनी टिश्यूज हैं उनमें यूरिन इकट्ठा होने की वजह से, जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, या यूरेटर में यूरिन इकट्ठा होने की वजह से, जिसे हाइड्रो यूरेटर कहते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी में पस पड़ जाती है, किडनी टिश्यूज की स्कारिंग हो जाती है। और अल्टीमेटली जो किडनीज हैं वो आपकी AKI यानी एक्यूट किडनी इंजरी या ARF एक्यूट रीनल फेलियर में पहुंच जाती है और किडनी काम करना बंद कर देती हैं। अब जब किडनी काम करना बंद कर देंगी तो आपके ब्लड की फिल्ट्रेशन कौन करेगा? और ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं होंगी तो जितने भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाएगा, जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन शामिल है। और अगर इनका लेवल बढ़ेगा तो ये आपके मस्तिष्क को, आपकी बॉडी को काफ़ी क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो किडनी का इन्फेक्शन अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं स्टोन की वजह से जो हुआ है, तो ये इन्फेक्शन ब्लड के माध्यम से दूसरे ऑर्गन्स में भी फैल सकता है और सेप्टिसीमिया जैसी कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है। जी। डॉक्टर दीक्षा, अब हम होम्योपैथी में किडनी स्टोन के उपचार की यदि बात करें तो ये कितने समय के लिए चलता है और कितना कारगर आप इसको मानेंगी इसमें? देखिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का हम कोई फिक्स्ड शेड्यूल तो नहीं बता सकते हैं कि 2 महीने या 3 महीने। कभी कभी देखा गया है कि 15 दिन में ही पेशेंट का स्टोन या 1 वीक में ही पेशेंट का स्टोन बाहर आ जाता है, लेकिन किसी किसी पेशेंट में 3 महीने भी लग जाते हैं। तो हर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग इसका टाइम शेड्यूल होता है। बाकी जो 7 mm तक के स्टोन्स है, किडनी स्टोन का जो साइज है वो 2 mm से लेके 20 mm तक वेरी करता है। बट मेरे अनुभव के अनुसार जो 7 mm तक के स्टोन्स है वो सर्जरी के बिना, होम्योपैथिक मेडिसिन से, बिना दर्द के, बिना साइड इफेक्ट्स के आप निकाल सकते हैं। और जो रिकरेंट टेंडेंसी है स्टोन की, वो भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा खत्म कर सकते हैं। जी, आपने ये जो दोबारा होने की बात कही कि ये दोबारा हो जाती है, तो किस प्रकार के उपचार को अपनाकर इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है होम्योपैथी में? होम्योपैथिक में अगर आपको इसको जड़ से खत्म करने की बात करें तो एक तो डाइटरी फैक्टर्स हो गए जिनकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगी। इसके अलावा होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है। हर इंडिविजुअल को एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, उसके सिम्टम बारीकी से नोट किए जाते हैं और उसको इंडिविजुअलाइज करके उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वो उसकी पूरी बॉडी पे एक्ट करती है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स पे एक्ट करती है और जितनी भी डिजीजेज है उनको रूट से खत्म करती है। जैसे आपने बताया इसमें डाइटरी फैक्टर की भी भूमिका है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि पथरी शरीर में बने ही ना, तो ऐसे में हम किस प्रकार की जीवन शैली को अपनाएं? हमारे श्रोताओं को आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पानी का जो सेवन है वो पर्याप्त मात्रा में करना है। आपको 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना है। और जो लोग जिनका ऑक्यूपेशन है या हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, जिनको ज़्यादा पसीना आता है, उनको इस चीज़ का ध्यान रखते हुए और अधिक पानी पीना है। लेकिन ये चीज़ जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनमें एप्लीकेबल नहीं होंगी। किडनी फेलियर के पेशेंट जैसे उनके डॉक्टर ने जितना वाटर इनटेक बताया उतना ही पानी पिए। बाकी लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि 2 से 3 लीटर पानी एटलीस्ट आपको डेली पीना है। इसके अलावा जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं खाने में जिसमें ऑक्सालेट या फॉस्फेट सॉल्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से अक्सर हमारे किडनी स्टोन बन जाते हैं, उनका सेवन हमें कम करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम जानना चाहेंगे। जैसे कि चुकंदर है, चॉकलेट्स हैं और चाय है, कॉफ़ी है, पालक है। और जैसे यूरिक एसिड के स्टोन्स जैसे प्रोटीन से बनते हैं तो आप एनिमल प्रोटीन का इंटेक कम रखिए, उसकी बजाय प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखिए। और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उन पे कट डाउन रखिए, जिसमें कैफीन और ऑक्सालेट्स भी ज़्यादा हैं, उनका इंटेक कम रखिए। बहुत ज़्यादा सॉल्टी और शुगरी फूड नहीं खाइए, क्योंकि ज़्यादा सॉल्टी और शुगरी फूड खाएंगे तो यूरिन कंसंट्रेट होने लगेगा।
यूरिन कंसंट्रेट होगा तो स्टोन की फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। जो लेमन जूस है उसको पानी में मिलाकर आप पी सकते हैं। उससे क्या होता है, लेमन जूस से यूरिन है उसमें साइट्रेट्स की अमाउंट बढ़ जाती है, और यूरिन में जब साइट्रेट की अमाउंट बढ़ती है तो जो अल्कलाइन यूरिन में स्टोन बनते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। डॉक्टर दीक्षा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं को होम्योपैथी से पथरी के इलाज की गहन जानकारियां आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होम्योपैथी से पथरी का इलाज। अभी आप होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा भार्गव से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रही थी उषा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से पीड़ित लोगों को मदद करने के लिए हर वर्ष 30 मई को विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस मनाया जाता है। ये बीमारी व्यक्ति के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, जिसमें थकान, मांसपेशियों की कमजोरी, शरीर के अंग का सुन्न हो जाना, सिर दर्द के साथ साथ संतुलन बनाने में भी कठिनाई होने लगती है। इसके लक्षणों में शामिल है शरीर के एक तरफ होने वाले एक या एक से अधिक अंगों का सुन्न हो जाना या कमजोरी लगना, चलने में परेशानी, अस्पष्टीकृत दृष्टि संबंधी कठिनाइयां जैसे दोहरा दिखना, धुंधली दृष्टि या दृष्टि की हानि, झुनझुनी होना, मांसपेशियों में अकड़न या ऐंठन होना, शरीर के अंगों में दर्द, अवसाद, याद रखने में समस्या, यौन, आंत्र और मूत्राशय की शिथिलता, अस्पष्ट भाषण, मेमोरी लॉस और सीजर्स हो सकते हैं। श्रोताओं, हर साल 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। ये रोग मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाओं के जमाव के कारण होता है। यदि इस बीमारी का इलाज सही समय पर ना किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर कैंसर युक्त या कैंसर रहित दोनों तरह का हो सकता है। कुछ ट्यूमर तेजी से और जबकि कुछ ट्यूमर धीमी गति से बढ़ते हैं। ब्रेन ट्यूमर के कारण, लक्षण, निदान और उपचार पर विस्तृत बातचीत हमने की डॉक्टर RML अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी से। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। आपसे बात कर रही हैं नीलू सूरी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रेन ट्यूमर, इसको कितना हम भयंकर समझे और चिंता की बात करें तो क्या सच में ये चिंता का कारण है? धन्यवाद। ब्रेन ट्यूमर एक सीरियस चीज तो है, लेकिन हमेशा ये सीरियस नहीं है, और इसको हम अगर केयरफुली और सावधानी से उसको फेस करें और सही टाइम पे, मतलब अर्लीस्ट उसका डिटेक्शन हो पाए, तो कई ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं वो प्योरली बेनाइन होते हैं और कंप्लीटली क्योरेबल हैं। तो ये तो नहीं कह सकता कि मतलब हर ब्रेन ट्यूमर के लिए चिंता का विषय है। ज्यादातर मतलब लगभग 50% तो चिंता का विषय नहीं ही है। और हम अगर जीवन शैली अपनी सही रखते हैं, जागरूक रहते हैं अपने आप को उसके लक्षणों को समझने में, तो फिर अर्लीस्ट डिटेक्शन उसका हो सकता है और निदान भी अच्छे से हो सकता है। जी सर, समझने की बात करें डॉक्टर साहब, तो ब्रेन ट्यूमर में होता क्या है? ब्रेन ट्यूमर के लक्षण नॉर्मली जो हम देखें, जो कॉमन लक्षण हैं, उनमें हेडेक का होना, हेडेक, वॉमिटिंग, विजुअल लॉस मतलब दृष्टि का कमजोर होना, दौरे पड़ना जैसे मिर्गी वाले दौरे आते हैं वो होना, चलने में डिफिकल्टी, किसी एक साइड में कमजोरी आना, ये सारे लक्षण, और कभी सुनाई कम पड़ना, मुंह का टेढ़ापन भी होना। ये डिपेंड करता है ब्रेन के किस हिस्से में किस तरह का ट्यूमर है और कितना जल्दी वो बढ़ रहा है, इसके ऊपर लक्षण है। लेकिन अमूमन यही लक्षण, सब सारे लक्षण लगभग ज्यादातर पेशेंट्स में होते हैं। अगर सिर दर्द की बात करूं तो ये सिर दर्द क्या एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, एक समय पे होता है, और ये ब्रेन ट्यूमर का सिर दर्द कितना अलग है? ब्रेन ट्यूमर का सिर दर्द कई बार तो सिमिलर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर टाइम इसके पर्टिकुलर लक्षण है। पर्टिकुलर लक्षण इन द सेंस कि लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग हेडेक होना और फ्रंटल हेडेक होना, मतलब दिमाग के, सिर के सामने वाले आंख के ऊपर का हेडेक होना, झुकने पे वो हेडेक बढ़ जाना, खांसने छींकने से हेडेक बढ़ जाना, और लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग हेडेक होना, उसके साथ फिर उल्टी का होना, और उल्टी के बाद सिर दर्द आराम मिल जाना। ये एक ओमिनस साइन है। जब अगर ऐसा लगता है तो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन से जरूर संपर्क करें और एट द अर्लीस्ट एक इमेजिंग करा लें, मतलब CT स्कैन या MRI। CT स्कैन बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो करा करके ये
ये रूल आउट कर लें कि नहीं जी दिमाग में सब कुछ ठीक चल रहा है। दूसरी बात, अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट हेडेक है और 3 महीने तक सबसाइड नहीं कर रहा है इन स्पाइट ऑफ ऑल योर ट्रीटमेंट, लाइफ स्टाइल चेंजेस, जीवन शैली परिवर्तन करके भी देख लिया, ट्रीटमेंट भी ले लिया, तो मुझे लगता है 3 से 6 महीने में एक स्कैन करके रूल आउट कर लेना चाहिए कि नहीं ऑर्गेनिक कोई समस्या दिमाग के अंदर नहीं है। सर इसके साथ डॉक्टर साहब दौरे भी चढ़ सकते हैं, जैसे आपने एक शब्द बोला कि दौरा दौरा एक भी विशेष लक्षण है। जी। मैं ट्यूमर्स के 30 से 40% पेशेंट में दौरे आते हैं, दौरे करके वो प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो दौरा एक सीरियस चीज है और उसको सीरियसली लेना चाहिए और उसका स्कैन भी कराना चाहिए दिमाग का, ये जानने के लिए कि उसमें कोई ट्यूमर, नस का गुच्छा या कोई गुब्बारा इस तरह की चीजें तो नहीं है। कारण की बात डॉक्टर साहब जाने तो क्यों होता है ब्रेन ट्यूमर? अभी तक कॉज पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं है, लेकिन जो नॉलेज अवेलेबल है उसके हिसाब से कई ट्यूमर्स जेनेटिक हैं, जी। कई ट्यूमर्स रेडिएशन एक्सपोजर से होते हैं, जैसे मेनिंजियोमा है, ग्लायोमा है, इस तरह के ट्यूमर्स सब रेडिएशन से भी होते हैं, पिट्यूटरी एडिनोमा भी होता है। कई ट्यूमर हार्मोनल हैं, जैसे पिट्यूटरी के ज्यादातर 50% ट्यूमर्स हार्मोन सिक्रीट होने से, हार्मोन के ज्यादा होने से वो ट्यूमर होते हैं, हार्मोन को प्रोड्यूस भी करते हैं ये सब ट्यूमर, तो इन सब से रिलेटेड है। कुछ इडियोपैथिक है जिसका कॉज नहीं पता ही नहीं। हाँ, जी। लेकिन हाँ सर्टेन केसेस में जेनेटिक है कुछ परसेंटेज में, कुछ में यस हार्मोनल वाले में जैसे मेनिंजियोमा फीमेल्स में ज्यादा होता है, तो वो हम देखते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो फीमेल हार्मोन है उसकी वजह से वो उसको इनहेंस करता है या ट्रिगर करता है। कोई लिंग विशेष करके नहीं कह सकते, कुछ ट्यूमर्स जो फीमेल में ज्यादा होते हैं, बट अगेन अगर हम मोस्ट कॉमन ट्यूमर अगर ब्रेन का देखें तब तो वो मेल में ही ज्यादा होते हैं। जी। तो और फॉर्चुनेटली फीमेल में जो ट्यूमर्स होते हैं वो ज्यादातर बेनाइन है, पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेन ट्यूमर, बट एट द सेम टाइम जैसे बच्चों में है, बच्चों में जो ट्यूमर्स होते हैं वो बिल्कुल एडल्ट से थोड़ा डिफरेंट वेराइटी के हैं, जैसे मेडुलोब्लास्टोमा ओल्डर आदमी में, एजेड पर्सन में आपको नहीं मिलेगा, बच्चों में होता है, वो एपेंडाइमोमा है बच्चों में होता है। तो ये सब कुछ ब्रेन ट्यूमर बच्चों के लिए स्पेसिफिक है, बच्चों में ही पाए जाते हैं। तो बच्चों में डॉक्टर साहब क्या कारण होता होगा? बच्चों में जैसे इरेडिएशन एक्सपोजर है, एक्सरे है और कई चीजें हैं, तो उसके कारण जो है ब्रेन ट्यूमर बनता है, बच्चों में भी हो जाता है। तो जांचों में क्या खास जांचें रहती हैं? अभी तक जो इमेजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है ब्रेन के लिए उसमें 2 इम्पोर्टेंट है, एक सीटी स्कैन और एमआरआई। एमआरआई में रेडिएशन तो नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है, लेकिन एमआरआई में बहुत ज्यादा आवाज आती है जब आप एमआरआई के अंदर स्कैन के लिए जाते हैं, तो वो कई लोगों को कोलोस्ट्रोफोबिया जिसको होता है वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, और एमआरआई में लगभग 15 मिनट, फास्टर स्कैन भी जो आए हैं वो भी 15 मिनट तो ले ही लेते हैं। सीटी स्कैन 30 सेकेंड में हो जाता है जो लेटेस्ट सीटी स्कैनर्स आए हैं, और उसमें बहुत मिनिमल एक्सपोजर है क्योंकि एडवांसमेंट जितनी हुई है टेक्नोलॉजी की, तो मशीन तो सीटी स्कैन से एक फायदा ये है कि ये स्क्रीनिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है कि स्क्रीनिंग में आप जैसे आपको नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है वो देखने के लिए सिंपल सीटी स्कैनर, एक सीटी स्कैन 30 सेकेंड में हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा बॉदरसम नहीं है, और एक्सपोजर भी बहुत मिनिमल है जिससे कोई नुकसान अब उसके एविडेंस नहीं है नुकसान के, तो वो किया जा सकता है। एमआरआई के बेसिस पे ये तो तय हो जाता है कि संरचनात्मक बीमारी है दिमाग में और वो ट्यूमर है, किस तरह का है, क्या एक्सटेंट है, और एमआरआई के हम डिफरेंट सीक्वेंस कर सकते हैं, जैसे एंजियोग्राफी है, वेनोग्राम है और टैक्टोग्राफी है, डीटीआई है, बहुत सारे सब सुरक्षित हैं डॉक्टर साहब और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध भी है। मींस कई बार ये खर्चे की भी बड़ी समस्या है कि हर कोई ज्यादातर, और जो बीपीएल कार्ड हैं, जो पुअर पेशेंट हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ही है, वहाँ पे एब्सोल्युटली सारे टेस्ट होते हैं, इसमें कोई भी अच्छे एमआरआई हैं, 4 सीटी स्कैनर मशीन है। डॉक्टर साहब इलाज की बात करें, क्योंकि हमने बात की कि लक्षण क्या हैं और इसके क्या जांचें हो सकती हैं, क्या सर्जरी ही इसका इलाज है या कुछ और भी? सर्जरी इज वन ऑफ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। सर्जरी करके आप ट्यूमर को जड़ से निकाल देते हैं, और दूसरा ऑप्शंस है गामा नाइफ का, रेडियो, अक्सर इसके बारे में साइबर नाइफ का, जिससे हम ट्यूमर को गला देते हैं सिकाई करके। ये जरूर है कि टाइम जरूर लगता है, 6 महीने में गलता है, और ऑपरेट करते हैं जब नाइफ से आप, तो उसी समय आप ट्यूमर को एक्साइज कर देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन नाइफ इनका नाम इसलिए रखा गया कि ये भी ट्यूमर को गलाते हैं, मतलब गला करके निकालते हैं, मतलब गला करके खत्म कर देते हैं। जैसे कोई ट्यूमर 2 सेंटीमीटर का है और गामा नाइफ से सेंसिटिव है, मतलब गामा नाइफ से गलने लायक है, तो उसमें हाईली सक्सेसफुल हो सकता है ट्यूमर का इलाज गामा नाइफ। कहीं सावधानी की जरूरत है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, सावधानी तो हर कदम पे जरूरत है लाइफ के, और न्यूरोसर्जिकल केसेस में तो डेफिनेटली ब्रेन ट्यूमर के लिए अवेयर
रहे हैं वैल्यू करें, अपने दिमाग का वैल्यू करें, सो दैट एट द अर्लीस्ट कोई हेडेक आपको बार बार परेशान कर रहा है तो न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क कर लें, ताकि एट द अर्लीस्ट हम उसको डिटेक्ट कर पाए और पॉसिबल इलाज उसको इंस्टीट्यूट कर पाए। जी, लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हो सर कुछ बीमारी ऐसा कुछ? जी जी, लाइफ बताएं स्टाइल प्लीज। से हैं, लाइफ स्टाइल से हैं जो हमारे एस्टैब्लिश पूरी तरह से नहीं हो पाया, लेकिन खाने पीने से लेकर के और डे टू डे एक्टिविटीज में, और जिनका जॉब भी रेडिएशन रिलेटेड जगह पे है, मतलब रेडिएशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे है, तो उनको भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि कैसे प्रोटेक्ट करें अपने आप को। इसके लिए वैसे तो हिदायतें दी जाती है, लेकिन वन शुड बी केयरफुल। श्रोताओं, ये थी जरूरी बातें ब्रेन ट्यूमर के बारे में। डॉक्टर अजय चौधरी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण, कारण, निदान और उपचार पर अभी आप सुन रहे थे ये भेंटवार्ता। हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर RML अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी। आपसे बात की नीलू सूरी ने। अगर आप इस कार्यक्रम में कुछ सुनना चाहते हैं, हमें कुछ संदेश भेजना चाहते हैं या हमें कोई कार्यक्रम के बारे में सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारी ईमेल आईडी। हमारी ईमेल आईडी है healthair@gmail.com। इसी के साथ स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत का आज का अंक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार।